बिहार दरोगा इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, जिसका एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा, उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसआई में इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2001 से लेकर के, देखिए अभी रिसेंटली 14 दिसंबर 2025 को बिहार ईएसआई मेंस का पेपर लिया गया है, तो वहाँ तक बिहार दरोगा में इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस को कवर करा दिया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार दरोगा इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2001 से लेकर के अभी रिसेंटली 14 दिसंबर 2025 को बिहार ईएसआई मेंस का एग्ज़ाम लिया गया है, तो वहाँ तक बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग आज एक ही सेशन में कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि CSIR का फुल फॉर्म पूछा गया है कि पूरा नाम इसका क्या है। CSIR का पूरा नाम क्या है? आप देख सकते हैं ये प्रश्न इसी साल जो है बिहार ईएसआई प्री में पूछा गया है 2025 में। अगर आप आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था 1942 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखते चलिए, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस को कवर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। कम समय में प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा के क्वेश्चन आपको आसानी से रिवीजन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मांग और पूर्ति किस प्रकार का बाजार कीमत निर्धारण करती है। मांग और पूर्ति, तो देखिए, मांग यानी कि डिमांड और पूर्ति यानी कि सप्लाई, यह प्रतिस्पर्धी बाजार यानी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी वस्तु या सेवा की कीमत निर्धारित करती है। और देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलन कीमत। ठीक है ना, संतुलन कीमत, जहाँ पर दोनों शक्तियाँ एक दूसरे को काटती हैं। बाजार संतुलन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम और तय करती है कि कितनी मात्रा में उत्पादन हो और किस कीमत पर बिके। जब मांग ज़्यादा हो तो कीमत बढ़ती है, और जब पूर्ति ज़्यादा होती है तब कीमत घटती है। इस तरह की ये संतुलन बनाती है। और देखिएगा, वह बिंदु जो मैंने अभी बाजार संतुलन आपको बताया है, मार्केट इक्विलिब्रियम, वह बिंदु जहां मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा बराबर हो जाती है, इसी बिंदु को जो है हम लोग बाजार कीमत, इसी बिंदु पर बाजार कीमत तय होती है, जिसे संतुलन कीमत यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और इसमें मैंने इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके यानी कि जो मिसलेनियस के प्रश्न हैं विविध के, उनको भी मैंने सम्मिलित कर दिया है एक ही सेशन में, दोनों आपका कवर हो जाएगा। देखिए, भारत में जो है किस वर्ष सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1904 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1904 में हुआ था। और देखिए 57वां जो 97th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने, ध्यान रखिएगा 2011 ने जो है, जो संविधान संशोधन अधिनियम था 97वां, 2011 ने सहकारी समितियों को
संवैधानिक दर्जा दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस संगीत कलाकार को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसी साल ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, ध्यान रखिएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 में मिला था, 1998 में मिला था, ठीक है। चलिए किस संगीत कलाकार को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को। और अगर खिलाड़ी में पूछेगा तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की, और यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है, 3 खाली स्थान दिया गया है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की, क्या क्या होगा, तो बताइए। देखिए खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, ध्यान से सुनिए पॉइंट, पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो अभी मैंने आपको बताया है क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उपलब्धता मैंने बताया ना कि हर समय जो है पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसके बाद पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स, और कल मैंने आपको जो है 2025 में बिहार के जितने भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। 1.5 घंटा का सेशन है, जरूर देख लीजिए उसको। देखिए भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन सूचकांकों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है, बताइए। तो देखिए भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य रूप से जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कि हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको CPI बोलते हैं, ठीक है। और पहले जो होता था एक थोक मूल्य सूचकांक होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको कि हम लोग WPI बोलते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्हें का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को क्या होता है और लेनदार को क्या होता है। तो देखिए इसमें देनदार को जो है क्या होता है फ्रेंड्स, लाभ होता है, और लेनदार को नुकसान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है। आज भी देखते हैं आपके यहाँ जो है राशन मिलता है ना, जिससे खाली स्थान दिया गया है भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, निर्गम कीमत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गम कीमत। अंग्रेजी में इसको इशू प्राइस बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इशू प्राइस, इशू प्राइस बोला जाता है, ठीक है ना, ISSUE, इशू प्राइस इसको बोला जाता है, क्लियर। तो क्या बोलते हैं इसको, निर्गम कीमत कहते हैं, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 500 रुपये के नोट पर किस भाषा में मूल्य का अंकन नहीं किया जाता है, बताइए। 500 रुपये के नोट पर, तो देखिए अगर हम 500 रुपये के नोट पर बात करते हैं तो आपको याद होगा कि उस पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। सामने जो है आगे वाले हिस्से पर हिंदी और अंग्रेजी में मूल्य लिखा रहता है, और उसके पिछले भाग पर आपने देखा होगा कि 15 अन्य भाषाएं होती है जो भारत की संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। उसमें देखिए कौन कौन सा 15 भाषा है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उंगली पर काउंट भी कर लीजिए। हिंदी अंग्रेजी तो आपको याद रहेगा। अन्य भाषा है असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ध्यान रखिएगा नेपाली भी रहता है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है ना। क्या क्या मैंने बताया है, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। मैथिली इस पर नहीं रहता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा मैथिली नहीं रहता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि RBI द्वारा 200 रुपये के बैंक नोट पर किस स्मारक का चित्र अंकित है। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 200 रुपये पर क्या है, सांची का स्तूप का चित्र अंकित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 रुपये का नोट पूछेगा तो उस पर रानी के बाव का चित्र अंकित है। 100 रुपये पर क्या है, रानी के बाव का चित्र अंकित है, ठीक है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है, ठीक है, हम्पी का रथ का चित्र अंकित है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था WTO का? 1 जनवरी 1995 को, ध्यान रखिएगा 1995 को। किसके स्थान पर? तो गैट के स्थान पर हुआ था, GATT। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, क्लियर। इसी के स्थान पर जो है WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फटाफट बता दीजिए। तो देखिएगा, छठ पूजा में जो होता है ना, पार्वती माँ की पूजा नहीं होती है। छठ पूजा में आपको पता है कि उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा हो जाती है, छठी माता की पूजा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं सही सुमेलित है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1954 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला। ये देखिए, अभी 14 दिसंबर 2025 को ESI का मेंस हुआ था, उसी में पूछा गया था। तो 1954 में जो है आपको याद होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती C राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर औद्योगिक बेरोजगारी यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का उदाहरण है। औद्योगिक बेरोजगारी, तो देखिए औद्योगिक बेरोजगारी की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, ये एक औद्योगिक बेरोजगारी का कारण है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। बताइए, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, और छोटा कर दे रहा हूं ताकि और आपको स्पष्ट दिखे, दिख रहा है। चलिए, और छोटा कर दे रहा हूं, अब सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करे, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित करना है और यहाँ कूट में से आपको राइट आंसर चुनना है। ये देखिए, मद्य निषेध दरोगा में ये सब इसी साल प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग, तो ये आपके निजी क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, व्यक्ति और राज्य के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योग, तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे आपके संयुक्त क्षेत्र। और व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग सहकारी क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा 4, उसके बाद 1, 3 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 1, 3, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे मूल्यवान मुद्रा कहाँ की है, ये पूछा गया है। सबसे मूल्यवान मुद्रा कौन सी है इसमें से, तो ये आपका कुवैती दिनार सबसे मूल्यवान है, ठीक है ना। चलिए, कुवैत की ये आधिकारिक मुद्रा है। कौन सा मानकीकृत चिन्ह सोने की शुद्धता की पहचान के लिए आवश्यक है, फटाफट बताइए। कौन सा मानकीकृत चिन्ह सोने की शुद्धता की पहचान के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा है, तो ये आपका BIS के द्वारा जो आपका हॉलमार्क होता है वही होता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, हिंदी में इसको बोला जाता है, बताइए, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है ना। इसी का हॉलमार्क जो होता है ये सोने की शुद्धता की पहचान के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण का मौद्रिक उपाय है, बताइए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण का मौद्रिक उपाय। तो देखिए, कभी नहीं है ये पूछा गया है, और कभी कभी ऑप्शन में क्या डाल देता है ना, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, वित्तीय समावेशन जो होता है ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण का सीधा मौद्रिक उपाय नहीं होता है। पहले इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण का मौद्रिक उपाय नहीं है, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन, और उसमें वित्तीय समावेशन में क्या क्या आ जाएगा, वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो ब्याज दरें इसमें हो जाएगा आपका बढ़ाना, उसके बाद CRR SLR बढ़ाना, ये सब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बजट घाटे को में नियंत्रण करना, ये आपका मौद्रिक उपाय नहीं है। बजट घाटे में नियंत्रण करना जो है ये आपका किस तरह का उपाय है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपका फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है ना।
ये आपका मौद्रिक उपाय नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंकज अडवाणी किस खेल के खिलाड़ी हैं। पंकज अडवाणी तो ये भारत के प्रसिद्ध बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग। सब प्रश्न को ध्यान रखते चलिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती, देखिए राष्ट्रीय आय बराबर होती है तो देखिए राष्ट्रीय आय जो है ये कारक लागत पर, कारक लागत जिसको कि अंग्रेजी में बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। एनएनपी का मतलब क्या होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर जो है राष्ट्रीय आय बराबर होती है। क्लियर। कारक लागत उत्पादन के कारकों की लागत को संदर्भित करती है, अर्थात भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम के लिए कर्मचारियों के भुगतान के लिए मजदूरी और उद्यमशीलता के लिए लाभ। अच्छा, कारक लागत पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर याद रखिएगा, कारक लागत पर एनएनपी बराबर होता है बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस को मैंने अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। और देखिए इस तरह का प्रश्न जो है बिहार दरोगा में 2 बार अब तक पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना ये उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये उदारीकरण कहलाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, एक मधुबनी पेंटिंग है, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, बिहार का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। देखिए मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर। अच्छा, बात करते हैं यूएनडीपी का, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एकरा राजधानी है। एकरा कहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स, तो देखिए एकरा जो है ना ये आपका घाना की राजधानी है। ठीक है, सेनेगल की राजधानी डाकार है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, युगांडा की राजधानी बार बार पूछा जाता है। देखिए कुछ करंट से रिलेटेड प्रश्न भी मैंने इस प्रकार से शामिल किया हुआ है जैसे कि उससे संबंधित प्रश्न दोबारा पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये करंट का क्वेश्चन है तो मैंने शामिल कर लिया है, बट इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। आरबीआई किसको जो है विनियमन नहीं करता है, तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। आपूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो देखिए आपूर्ति के जो रूल्स हैं उसका अनुसार किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक यानी कि पॉजिटिव या प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो पॉजिटिव भी याद रखिएगा, धनात्मक और प्रत्यक्ष भी याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रत्यक्ष दिया गया है, यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष दे देता और धनात्मक दे देता, दोनों ऑप्शन में दे देता तो दोनों आंसर होता। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा धनात्मक या प्रत्यक्ष संबंध होता है। चलिए रुपया मुद्रा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं रुपया है इंडोनेशिया का, बांग्लादेश का टका है, भारत का रुपया है और भूटान का नगुल्ट्रम है। ठीक है, नगुल्ट्रम। चलिए कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये कार्यशील पूंजी में, कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, कार्यशील पूंजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी में। चलिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना जो है ये कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था कब? तो देखिए अंत्योदय अन्न योजना, इसको शॉर्ट में इस तरह से अंत्योदय अन्न योजना लिखा जाता है, AAY। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। यह भारत सरकार का एक प्रायोजित योजना है जो सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए? येन हो जाएगा जापान की मुद्रा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए? तो ये आपका विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सैंटियागो राजधानी कहाँ की है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सैंटियागो ये चिली की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। कहाँ की राजधानी है? चिली की राजधानी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है बताइए? यूनेस्को का, तो यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, यही है ना यूनेस्को की मांग। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, पेरिस में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होती है बताइए? ये सारे प्रश्न पिछले बार ही पूछे गए हैं। तो उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से। तो देखिए उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और देखिए ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है। देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं लगातार, तो एज इट इज़ मैंने उनको रख दिया, ऐसा नहीं कि जो रिपीट हुआ उनको हटा दिया है मैंने। आप देखिएगा कि ये कितने बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कई दफ़ा पूछा गया है, और भी प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं, मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगा। ऐसा मत कहिएगा कि बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग पूछा गया है वो पेपर में। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार हैं, किस पेंटिंग से संबंधित थी बताइए? कर्पूरी देवी, तो इनका संबंध मधुबनी पेंटिंग से, और मैंने बताया था कि मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो फ्रेंड्स ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यह रिपोर्ट हर साल लैंगिक समानता के आधार पर देशों का आकलन करती है। क्लियर? और पहली बार इसे 2006 में प्रकाशित किया गया था, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड यह आपका दुग्ध उत्पादन से है, और दुग्ध उत्पादन का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, और खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? हून कहाँ पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, मणिपुर में एक और महोत्सव, संगई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट बताइए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो फ्रेंड्स देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, और 1971 से पूर्व यह पाकिस्तान का हिस्सा था, और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है बताइए? तो देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ना, ये आपका तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है,
ठीक है ना। और विमानन क्षेत्र से संबंधित एक फैक्ट्री है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको कि HAL बोला जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है, मतलब इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा HAL का। और ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, पेरम्बूर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय। तो देखिए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है ना, ये आपका मुंबई CST है, ठीक है ना, मुंबई CST है। तो यहाँ पर आपका मुंबई CST हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद पूछा जाएगा पूर्व रेल मंडल का मुख्यालय, तो कोलकाता में है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पूछा जाएगा उत्तर पश्चिम रेल मंडल, तो जयपुर है, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल गोरखपुर में है, उत्तर रेलवे मंडल नई दिल्ली है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पूर्व मध्य रेलवे पूछा जाएगा, जो आप लोग देखते हैं इस तरह से रे लिखा जाता है, पूर्व मध्य रेलवे, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स बताइए, ये आपका हाजीपुर में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सीमा सड़क संगठन, जिसको कि BRO बोला जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था। तो देखिए इसकी स्थापना हुआ था 1960 में, 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, बताइए। तो देखिए भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था उसी में हुआ था, दूसरा पंचवर्षीय योजना में। अच्छा ये राउरकेला जो है, राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र था, जिसका निर्माण जर्मनी के सहयोग से हुआ था। अच्छा भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण जो हुआ था ये सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। और दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसका निर्माण जो हुआ था ये ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चलिए सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, 6 से 7 घंटा लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में। चलिए तो आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, हाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो स्वैथलिंग कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना, टेबल टेनिस से संबंधित। और टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है, टेबल टेनिस को जो है पिंग पोंग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, और टेबल टेनिस प्रथम प्रतियोगिता लंदन में हुई थी। चलिए तो ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। चलिए और खेल से संबंधित जितने भी कप हैं और भी पूछा गया है, आगे और डिटेल में हम जानते चलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया, रेल बजट को आम बजट के साथ, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट की विलय को मंजूरी दिया था 2016 में, ठीक है। और उस समय वित्त मंत्री जो है तत्कालीन उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। और फिर फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया, यानी कि रेल बजट को आम बजट के साथ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका 2017 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, सेरीकल्चर। देखिए इस तरह का प्रश्न बनता है, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, ठीक है ना। तो देखिए सेरीकल्चर का संबंध जो है ये रेशम से है, ठीक है ना, रेशम जो है रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अच्छा एक विटीकल्चर है, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ विटीकल्चर, वैसे आप याद रखिएगा मैं बोलते चलूँगा। विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। अच्छा एक पीसीकल्चर है, पीसीकल्चर, पीसीकल्चर किससे है, पीसीकल्चर, तो पीसीकल्चर मछली पालन से है। अच्छा एक एपीकल्चर है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, एपीकल्चर, तो ये सब ध्यान रखिएगा। वर्मी कल्चर केचुआ पालन है।
हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश सार्क, ठीक है ना, सार्क SAARC यहाँ पर लिखा भी गया है, का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य बताइए, सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सार्क में टोटल 8 देश हैं, है ना। सार्क की स्थापना 1985 दिसंबर ढाका में हुआ था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अपना प्यारा भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर हैं। इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। ईरान इसका सदस्य देश नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए एंकर शब्दावली का प्रयोग मतलब उपयोग होता है किस खेल में। एंकर शब्दावली का उपयोग, एंकर शब्दावली रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस, ठीक है ना। रिले रेस में 4 धावक की एक टीम समान दूरी तय करती है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। रिले रेस आप मेनली याद रखिएगा, रिले रेस से संबंधित है एंकर शब्दावली। चलिए पूरा का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, PURA। तो देखिए इसका अर्थ होता है क्या, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने फुल फॉर्म क्या बताया है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। प्रोविज़न यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़, ध्यान दीजिएगा, एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ये होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है, बताइए। अच्छा, पूरा जो मैंने अभी आपको बताया है थोड़ा सा जान लीजिए और इसके बारे में। फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2003 में किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। तो देखिए ये जो है आपका प्रवासी से है इसका संबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रवासी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्स इस तरह से IMPEX इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा जुड़ा हुआ है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। VVI क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सब आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1974 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वाड में कौन से 4 देश सम्मिलित है, ये पूछा गया है। तो इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसका स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2024 में, अब देखिए इस तरह का प्रश्न शामिल करने का मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है, बस आपको बताना है, चूँकि इस तरह के प्रश्न बनते हैं पेपर में। 2024 हो चुका है, ठीक है, 2024 बीत चुका है और इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। अब आपको 2028 वाला याद रखना है। 2028 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा। 34वां ओलंपिक होगा 2028 में, मेज़बानी लॉस एंजलिस करेगा, लॉस एंजलिस। उसके बाद आपका 2032 में फिर होगा, ये 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, फिर 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यह आपका सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि। ध्यान रखिएगा ये व्यूहरचना सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में थी, ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा था, 1985 से 1990 तक।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसे 2021 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ऐसा मत बोलिएगा भाई कि करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का ही है बट इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा 2021 वाला अब आपको ध्यान रखना है, 2025 वाला आपको ध्यान रखना है। 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के उपन्यासकार, कहाँ के हैं, किस देश के, तो हंगरी के उपन्यासकार हैं। इनका नाम है, यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा नाम इनका डिफिकल्ट है, लास्लो, याद रखिएगा क्या मैंने लिखा है, लास्लो क्रासजना हो, थोड़ा लिखने दीजिए, क्रासजना होरकाई, होरकाई, ठीक है ना, नाम पढ़िएगा, ठीक है, लास्लो क्रासजना होरकाई, ये हंगरी के उपन्यासकार हैं। इन्हीं को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरुषों का चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है। ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है पुरुषों का, बताइए। तो फ्रेंड्स कितना होता है फटाफट बताइएगा। अच्छा 2021 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये मैं बता देता हूँ, अब्दुल रज्जाक गोरनाह को दिया गया था। ये प्रश्न जो है देखिए, पुरुषों का चक्का डिस्कस थ्रो जो होता है ना, इसका वजन 2 किलो का होता है और महिलाओं का 1 किलो का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 किलो, महिलाओं का 1 किलो। देखिए कौन सा क्षेत्र जो है ये आपका स्वयं पोर्टल से संबंधित है, स्वयं पोर्टल से संबंधित। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, शिक्षा है, ठीक है ना, शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं पोर्टल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए तो शिक्षा हो जाएगा। भारत का वाटरमैन किसको कहा जाता है। अच्छा भारत का वाटरमैन, भारत का जो है फॉरेस्ट मैन, ठीक है ना, फॉरेस्ट मैन, और भारत का टाइगर मैन, ये सब पूछा जाता है। तो पहले देखिए वाटरमैन कहा जाता है किसको, राजेंद्र सिंह को। अच्छा फॉरेस्ट मैन किसको कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन, तो फॉरेस्ट मैन कहा जाता है जादव पायंग को, जादव पायंग को, जादव पायंग को कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहा जाता है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो देखिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है किस दिन, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब, 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स 1962 में इंडोनेशिया के जकार्ता में जो हुआ था एशियाई खेल, 1962 में इंडोनेशिया के जकार्ता में, उसी में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, अशोक चक्र को। तो 1952 में इसको स्थापित किया गया था। कब, 1952 में, याद रखिएगा 1952 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से क्या पूंजीगत बाह्य प्रवाह नहीं है, पूंजीगत बाह्य प्रवाह नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, बाकी देखिए विदेशों से ऋण प्राप्ति, ऋणों का भुगतान और विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, यह आपका बाह्य प्रवाह है। जबकि बाह्य प्रवाह नहीं पूछा गया है तो विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना यह आपका बाह्य प्रवाह में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महिलाओं के गोले का वजन कितना होता है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न बन रहा है ना कि डिस्कस थ्रो का वजन, अभी गोला का वजन पूछ लिया गया है। तो गोला का वजन महिलाओं का जो होता है यह आपका 4 किलोग्राम होता है और पुरुषों का जो गोले का शॉर्टपुट का वजन होता है ये 7.26 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 किलो लगा लीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर। देखिए लोचपूर्ण यानी कि लोचदार मांग का अर्थ क्या होता है, तो जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु के मांग में भी परिवर्तन होता है। अर्थात लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत की वृद्धि होने पर कुल आयाम घट जाएगा तथा कीमत में कमी होने पर कुल आगम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा, ठीक है, कुल आगम घट जाएगा तथा कीमत में कमी होने पर, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, कीमत में जब वृद्धि होगा तो कुल आगम घट जाएगा और कीमत में जब कमी होगा, यहाँ तो कीमत में वृद्धि हुआ है, कीमत में जब कमी होगा तो कुल आगम बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है, बताइए।
तो निवल निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए माह पूछ लिया गया है। वैसे तो आपको पता होगा कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर के दिन। 8 अक्टूबर के दिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 अक्टूबर के दिन। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन। और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर के दिन। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022, अब मैं इसको 26 बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने रखा हुआ इस प्रश्न को। 2026 में कहाँ पर होगा? तो ये 26 यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। मैक्सिको में, ठीक है ना, मैक्सिको याद रखिएगा आप। क्लियर। और 2022 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आपको 2026 वाला याद रखना। 2022 में कतर में हुआ था। चलिए रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल, तो इनका संबंध हॉकी से है और भारतीय हॉकी का रानी इनको कहा जाता है। 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की यह सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। ठीक है। तो यहाँ पर, और ये कैप्टन भी रह चुकी हैं। देखिए 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार। अब आपको 2025 वाला याद रखना है। 2025 में किसको दिया गया है? तो 2025 में ये वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है, वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है ना, मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है ना, मचाडो, ये आपकी वेनेजुएला की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? किस दशक को? बताइए, किस दशक को घोषित किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये घोषित किया गया आपका 2021 से 30 का। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021-30 को किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जीमैक्स जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ये किसके बीच होता है? तो ये भारत और जापान के मध्य होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के मध्य। ठीक है। चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस आ गया ना, फिर से पूछ लिया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। तो यहाँ पर 29 अगस्त हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। देख रहा है ना, प्रश्न रिपीट हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अच्छा उसके बाद देखिएगा 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को हो गया। ठीक है। 29 जुलाई के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता, जिसको कि बोला जाता है GATT, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। ठीक है ना। और गेट के द्वारा जो है आपको इसका स्थान पर WTO आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। ठीक है, 1995 में। डेविस कप का संबंध पूछा गया है, किससे है? डेविस कप का संबंध, तो फ्रेंड्स ये टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए एक थॉमस कप पूछा जाता है। थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है। अच्छा एक रोवर्स कप है, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। वाकर कप संबंधित है किससे? वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिगर शब्द संबंधित है। जिगर, तो जिगर शब्द जो है ये संबंधित है किससे? विलियर्ड्स से। विलियर्ड्स से संबंधित है जिगर शब्द। ठीक है ना। एक आयरन शब्द है, पूछेगा आयरन शब्द किससे संबंधित है? तो आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, गोल्फ से संबंधित है। एक गैम्बिट शब्द है। गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? गैम्बिट शब्द शतरंज से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब ध्यान। चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। एक मेलेट शब्द है जो पोलो से संबंधित है, मेलेट शब्द, मेलेट शब्द। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, बताइए, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होता है। ठीक है ना, परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होता है। चलिए निम्न में से देखिए स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई, तो देखिए इसमें से, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट हो जाएगा। टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट। ठीक है, याद रखिएगा। और टेराबाइट से बड़ा है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024
टेराबाइट। ठीक है, और आपको पता है कि एक निब्बल में 4 बीट होते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है एक निब्बल में, ठीक है ना, एक निब्बल में 4 बीट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 4 बीट होता है, ठीक है ना, 4 बीट होता है। और एक बाइट में 8 बीट होता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना आपको। चलिए, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? अब देखिए, अब आपको अगला याद रखना है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होगा। कहाँ पर होगा? तो ये स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ पर होगा? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में, देश का नाम स्कॉटलैंड है, और स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगा, ग्लासगो शहर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पन्न GDKP, ठीक है, शब्द के खोजकर्ता कौन है, ये पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए, GDKP के जो आपके जो खोजकर्ता हैं, इनका नाम है उम्बर्टो सुलपासो। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, किसी देश के भुगतान संतुलन में, तो फ्रेंड्स ये वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, यानी कि ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखिए, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला जो है न्यायाधीश कौन है? तो उस समय ये करंट में था, बट ये पहली हिंदू बन गई हैं, तो एक तरह से स्टैटिक का भी प्रश्न बन जाता है। इनका नाम है सुमन कुमारी। देखिए, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? तो ये पिनाकी चंद्र घोष हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो ये CM नीतीश कुमार को दिया गया था, बिहार के मुख्यमंत्री को। उसके बाद देखिए, एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है, एक देश के, बताइए, एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए, इसमें शामिल होता है आपका वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति भुगतान। ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, अभी हमने इसको देखा भी था। ठीक है ना। चलिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 से हुआ था, और क्यों हुआ था? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें से आप देखेंगे तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी अभी जो है लोगों को दिया गया है, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, ये सब आप पढ़ करके जाइएगा, उसमें से एक नाम डाल दिया जाएगा। तो मैंने मेनली इसीलिए रखा हुआ है। उसके बाद देखिए, जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मिशन इंद्रधनुष संबंधित है टीकाकरण से, वैक्सीनेशन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2014 में शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस, देख रहे हैं ना, पृथ्वी दिवस आ गया 22 अप्रैल के दिन। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आ गया ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जयप्रकाश पुल, जिसको कि JP सेतु कहा जाता है, यहाँ पर JP सेतु बना लीजिए, किस नदी पर है JP सेतु? तो फ्रेंड्स ये गंगा नदी पर है। ठीक है ना, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल, अथवा इसको JP सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है उसका नाम क्या है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो होता है उसका नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति होता है। भारत और नेपाल के बीच जो होता है उसका नाम सूर्य किरण है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सार्क में आपको ईरान नहीं रहेगा, बाकी देखिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब देश हैं। ठीक है, अभी ना मैंने बताया 1985 में इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? काठमांडू में है। 8 देश इसमें मेंबर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित। अब देखिए ट्यूरिंग अवार्ड पूछा गया है। बाकी एबल पुरस्कार आपको संबंधित पता है ना, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एक आपका प्रित्जकर पुरस्कार है जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। एक आजकल आपको याद होगा पेन प्रिंटर पुरस्कार, ठीक है ना, आजकल आपको याद होगा पेन प्रिंटर पुरस्कार पूछा जाता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य के से संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। भारत के देखिए किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना, ये कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। अभी मैंने संगई महोत्सव बनाया था, जब मैं हून फेस्टिवल बताया था, हून मनाया जाता है मणिपुर में, और संगई भी मणिपुर में मनाया जाता है। और यहाँ पर पूछा गया हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सेबी का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ पर है? सेबी का मुख्यालय, जिसको कि हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। 1992 के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए पहला एम्स भारत में पूछा गया है, कहाँ खुला था पहला एम्स? तो पहला एम्स नई दिल्ली में खुला है, बिल्कुल 1956 में, 1956 में नई दिल्ली में। चलिए जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? थोड़ा सा नया प्रश्न आपको मिलेगा। जकोटा, तो जकोटा में आप देख सकते हैं जकोटा, ठीक है ना, जकोटा मेरे ख्याल से यहाँ पर देखना होगा। तो जकोटा में एक तो आपका जापान हो गया, फिर कोरिया हो गया, और एक ताइवान होना चाहिए, दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, बट यहाँ पर आंसर दिया गया है आपका दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। तो टी से ताइवान होगा, क्यू से कोरिया हो जाएगा, और आपका जे से जापान हो जाएगा, ठीक है। तो यही होना चाहिए, बट यहाँ पर तो आंसर दिया गया ऑप्शन ए, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो मैंने जो नाम बताया वो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? बताइए। तो सुमेलित इसमें से पूछा गया है, तो आपका तमिलनाडु का सलेम हो जाएगा, ठीक है ना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भिलाई जो है पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ता है। भिलाई आपका कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। राउरकेला उड़ीसा में पड़ेगा। तो ये वाला सही दिया गया है। देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये बरगद है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है, राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सी स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये गंगा की डॉल्फिन है, ठीक है ना। और गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए ट्रॉफी से संबंधित खेल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो संतोष ट्रॉफी आपको पता है ये किससे संबंधित हो जाएगा फ्रेंड्स? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है ना, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है ना। तो यहाँ पर आपका फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जब समाज सभी नियमों के मापदंडों के साथ पालन करता है तो उससे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अभी उदारीकरण हमने पढ़ा था ना, उदारीकरण से भी प्रश्न पूछा गया है ना। देखिए आई केम, आई सॉ, आई कनकर्ड किसने कहा था? बताइए ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था जूलियस सीजर ने, जूलियस सीजर ने कहा था, ठीक है। चलिए हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो 2030 तक रखा हुआ है उन्मूलन का लक्ष्य हेपेटाइटिस बी का। सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सिडबी का। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का 2019 में कौन सा, अब मेरा मतलब है कि 2025 में या 2026 में अगर पूछा जाएगा कि कौन सा जन्म दिवस मनाया गया, इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है ना।
और देखिए 2025 में इनका 358वां जयंती मनाया गया है। तो निश्चित रूप से 2026 में 359वां जयंती मनाया जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा कम से कम इसको, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तजाकिस्तान की राजधानी, तो इसकी राजधानी दुशांबे है, ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिए। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार जो है, ये वज्र प्रहार ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो वज्र प्रहार जो होता है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच होता है। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप, तो ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, हॉकी से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए होंडुरस की राजधानी पूछा गया, होंडुरस की राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी होंडुरस की कहाँ पर है बताइए? तो इसकी राजधानी है आपका टेंगुसिगल्पा, ठीक है, टेंगुसिगल्पा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आ गया ना, जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन, यही ना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन, ठीक है। चलिए नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो ये 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ था और 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में इसको अपनाया गया था। अपनाया गया था 2010 में और प्रभावी हुआ था 2014 में, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भारत का पहला कीट संग्रहालय, पहला है इसलिए मैंने इसको पुट कर दिया है, पहला कीट संग्रहालय, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैनकाइंडिंग शब्द जो है, मैकाइंडिंग शब्द या मैनकाइंडिंग शब्द जो भी पढ़ लीजिए, मैकाइंडिंग ही पढ़िएगा। दरअसल ये किस खेल से संबंधित वर्ड है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रिकेट से संबंधित वर्ड है। और ये सिचुएशन कब आता है? तब देखिए क्रिकेट में क्या होता है, जब नॉन स्ट्राइकर का गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले ही क्रीज छोड़कर आगे पड़ता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है, गेंदबाज रुक करके उसको विकेट पर हिट कर देता है बॉल को और अपील करता है आउट का, देखा है ना आपने? तो वही सिचुएशन होता है मैकाइंडिंग का, ठीक है। चलिए तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है बताइए? तो ये जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए बीटिंग रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है, दरअसल ये गणतंत्र दिवस के समापन पर मनाया जाता है, बीटिंग रिट्रीट, ठीक है ना, 29 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 29 जनवरी के दिन मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा और 1950 से इसकी शुरुआत हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? देखिए 11वीं का भी है, 12वीं का है, बट 11वीं ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कलेक्शंस वाइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पुस्तक लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है ना, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये अमर्त्य सेन हो जाएगा। संगम योजना संबंधित है, बताइएगा संगम योजना। तो दरअसल संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी संगम योजना का, ठीक है। और जो विकलांग समूह में संगठित जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको संगठित किया जाता था इस योजना के माध्यम से, ठीक है। तो मेनली आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी के रूप में तो गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को, ठीक है, जैसलमेर को। चलिए उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये हुआ था 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को। और राष्ट्रीय महिला आयोग का भी पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। देखिए प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया था बताइए? तो ये कब प्रकाशित किया गया था फ्रेंड्स? तो ये 2002 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, 2002 में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पर है? डुंगेश्वरी पहाड़ी दरअसल गया में है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, बिहार के गया में है डुंगेश्वरी पहाड़ी, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, गया में है ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मयोनी हिल्स भी यहीं पर है, गया में भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूटान की मुद्रा, तो आपको मैंने अभी बताया भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम है। ऑप्शन में नगुल्ट्रम नहीं दिया गया है,
भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम है, नगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम इस तरह से लिख लीजिए, नगुल्ट्रम है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। गौल देश का यहाँ पर भूटानी डॉलर दिया गया है, बट नगुल्ट्रम में ध्यान रखिए। गौल देश का नया नाम क्या है, यानी कि किस देश का पुराना नाम गौल है? तो गौल जो है ये किसका नाम है? फ्रांस का है, ठीक है ना, फ्रांस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2025 को 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था। चलिए सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। डिम्बी लोअर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गैट के स्थान पर, GATT मैंने बताया था, ठीक है ना। गैट के स्थान पर 1995 में जो है WTO की स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इसका जनेवा में पड़ता है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1948 में, ठीक है ना, 1948 में किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ओमान की राजधानी कहाँ पर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मस्कट है ओमान की राजधानी। ओमान की करेंसी पूछेगा तो ओमानी रियाल है, ठीक है ना, रियाल याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा मस्कट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा दोहा कहाँ की राजधानी है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रा। चलिए उसके बाद देखिएगा केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को, तो फ्रेंड्स ये इसको कलरीपायट्टू के नाम से जाना जाता है। कलरीपायट्टू भारतीय दक्षिण राज्य केरल का एक युद्ध कला है, ठीक है ना, तो कलरीपायट्टू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी, तो ये आपका माउंट आबू में स्थित है, ठीक है ना, माउंट आबू में है, राजस्थान में। सुब्रतो कप का संबंध पूछा गया है, किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल से, ठीक है ना। सुब्रतो कप का संबंध जो है ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा। चलिए ओपेक, जिसको कि हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन बोला जाता है, ओपेक ऐसे लिखा जाता है इसको, इसका मुख्यालय पूछा गया है। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 1960 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, और वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स ये 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी के दिन, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, ठीक है। NSDL का फुल फॉर्म पूछा गया है। NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। स्थापना 1996 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई शहर में है। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा। और देखिए इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन पदार्थों के उत्पादन को कम करना है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि CFC, CO2 इत्यादि। और इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में, और 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हुआ था। क्योंकि 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वित्तीयन है जो ये किया जाता है आपके जो उसके सदस्य देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं IMF के, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, तो इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है,
ठीक है ना, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बताइए, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है, इसको कम कर दी जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य इसमें से नहीं है, तो आप देख सकते हैं जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्लियर। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। चलिए हेडक्वार्टर मुंबई में है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, है ना, पीली क्रांति, याद रखिएगा आप, पीली क्रांति। क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा WTO का मुख्यालय फिर से पूछ लिया गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 1995 में स्थापना हुआ था। भारत का देखिए राष्ट्रीय पुष्प पूछा है, तो मैंने बताया था कि कमल इसका राष्ट्रीय पुष्प है, पूरा डिटेल में बताया था, बट यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो वैज्ञानिक नाम इसका निलंबो न्यूसीफेरा है, याद रखिएगा कमल का। ठीक है, देखिए ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है। ब्रटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, ये भी प्रश्न बनता है। देखिए फ्रेंड्स, ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, BRUNDTLAND, ठीक है ना, मेनली आप हिंदी में याद रखिए, ज़्यादा सूटेबल है। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास से संबंधित है, उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या था उसका शीर्षक था, आवर कॉमन फ्यूचर, और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1987। प्रत्येक वर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। देखिए प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है ये। उसके बाद देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1948 में। ठीक है, 1948 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए परमाणु ऊर्जा आयोग की और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। चलिए 1948 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये कृषि ऋण के क्षेत्र में, कृषि ऋण के क्षेत्र में। ठीक है ना, कृषि ऋण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था, इसीलिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। NSDL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बता दीजिए फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ इसको 2 बार। चलिए उसके बाद देखिए हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध कर और लेखांकन से है, कर और लेखांकन से है। ठीक है, चलिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब, तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बाकी 1 मई को आपको लेबर डे याद ही होगा, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया इन्होंने बताई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये किया गया आपका किसी अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट SDR बोला जाता है इसको, की पेटिका में आती है, SDR की। तो फ्रेंड्स इसमें से आपका US डॉलर भी आएगा, जापानी येन आएगा। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनिम्बी, रेनिम्बी जो है ये चाइना की मुद्रा है, यूरो, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो स्पेशल आपका ड्राइंग राइट है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1969 में 1969 में इसका निर्माण किया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के? अब देखिए मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो 2025 को जो है याद रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष घोषित किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष भी घोषित किया है। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। 2017 को पर्यटन का सतत विकास घोषित किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, बताइए क्या उपाय अपनाने चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आपका प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बनेगा, ठीक है। तो केवल ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि NAFTA, जिसको कि हम लोग नाफ्टा बोलते हैं ना, नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका मुक्त यानी कि फ्री व्यापार समझौता, ट्रेड एग्रीमेंट, यही है ना। तो इसमें कौन कौन सा देश है, इसमें USA है, मैक्सिको है और कनाडा है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। तो कलकत्ता में है, ठीक है ना। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1971 में स्थापना हुआ था, 2012 में इसको बंद कर दिया गया, तो ये सभी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है, बताइए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए बेंगलुरु में क्या है, तो इसरो का हेडक्वार्टर है। चलिए उसके बाद देखिए साप्ताहिक चार्ली हेब्डो, ठीक है, एक वीकली है ये चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित होता है, पत्रिका है ये, वीकली पत्रिका, वीकली मैगजीन, ये फ्रांस के पेरिस शहर से प्रकाशित किया जाता है। चलिए सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री यानी कि पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, ये पूछा जा रहा है, तो ये देविका रानी है, ठीक है, देविका रानी, और इन्हें प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके CD देशमुख है, आपको याद होगा, ये पहले भारतीय गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए और अभी संजय मल्होत्रा हैं, 26वें गवर्नर हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है, हंस दमयंती के चित्रकार, तो ये राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा एक मशहूर पेंटर हैं, ध्यान रखिएगा, राजा रवि वर्मा। अच्छा रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, रेड क्रॉस का आपने फ्लैग देखा होगा अगर, तो उसमें बताइए क्या होगा। देखिए रेड क्रॉस की बात करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना जेनेवा के, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया था, ठीक है, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 8 मई के दिन जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और उसका जो प्रतीक है ना, उसका फ्लैग है, उसमें आपका है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका लीग ऑफ नेशन था, ठीक है ना, 1920 में स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और 1946 में ये समाप्त हो गया था। 10 जनवरी 1920 को स्थापित हुआ था लीग ऑफ नेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, IBRD है, यानी कि इसका दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD इसका दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था तो 24 अक्टूबर 1945 को, अभी मैंने आपको बताया भी था, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नाबार्ड के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था शायद थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, टीआरपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपने देखा ना, टीवी टेलीविज़न के क्षेत्र में टीआरपी वगैरह पूछा जाता है। तो टीआरपी होता है टेलीविज़न में क्या होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बोला जाता है इसको, ठीक है। और यह टेलीविज़न कार्यक्रम की लोकप्रियता को दर्शाता है, ठीक है। तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो रैंड है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। अच्छा, भारत में 14 बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है कि कब हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स बताइए, तो 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, 1 रुपये का नोट, तो फ्रेंड्स ये जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार हो जाएगा। अच्छा, किस कला को, कौन सा आर्ट है जिसको कैलीग्राफी बोला जाता है, सुंदर लिखावट जो होता है ना उसी को कैलीग्राफी बोला जाता है, सुंदर लेखन, ठीक है ना, इसको कैलीग्राफी बोला जाता है, सुंदर लेखन। अच्छा, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा, दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय, तो दक्षिण नेवल कमांड का कोचीन में है। पश्चिम नेवल कमांड पूछेगा तो मुंबई में है। पूर्वी नेवल कमांड विशाखापट्टनम में है, ठीक है। चलिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के बड़ौदा में है। उसके बाद देखिए, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, ये प्रश्न देखिए बन रहा है इस तरह का, ये दूसरा बार मिल गया, कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में है। ASLV, और इसी तरह से एक होता है PSLV, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, और ASLV का क्या हो जाएगा अब बता दीजिए, तो ASLV का हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, अंग्रेजी में ऑगमेंटेड इसको बोला जाता है, ठीक है, AUGMENTED, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भारतनाट्यम की शुरुआत हुई थी कहाँ पर, तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में, ठीक है। कर्नाटक यक्षगान है, यक्षगान कहाँ का नृत्य है, कर्नाटक का। अच्छा, जो आपके दृष्टिबाधित लोग हैं उनको पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ब्रेल लिपि बोला जाता है, दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। लुई ब्रेल जो है उन्होंने ही यह पद्धति विकसित किया था। चलिए उसके बाद देखिए, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये आपका मैक्सिको में है, याद रखिएगा, मैक्सिको हो जाएगा। अच्छा, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वो क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स वो रिवर्स रेपो दर कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या है, तो R.K. लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, चाय का असम और कॉफ़ी का कर्नाटक। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये हॉकी से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रेड क्रॉस, ध्यान रखिएगा, रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं, भारतीय रेड क्रॉस, भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो सिली पॉइंट आपको पता है ना, क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, बताइए, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, तो फ्रेंड्स ये रांची में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल पूछा गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कितना होता है बताइए, तो फ्रेंड्स ये आपका होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, सॉरी कार्यालय पूछा गया, कार्यकाल नहीं, कार्यालय, कार्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है आपको पता है संयुक्त राष्ट्र अंग के 6 अंगों में से एक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए, सार्क की स्थापना फिर से देखिए, मैंने बताया था ना कि 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में पड़ता है, 8 देश इसमें सदस्य देश हैं। चलिए, दीपावली प्रकाश त्यौहार निर्वाण दिन है किसका, तो दीपावली जो है ये आपको याद होगा ना कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दिवाली की रात क्यों भागे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तो ये आपको याद होगा। और ये आपका निर्वाण दिन है, दीपावली प्रकाश का त्यौहार, ये आपका किसका, तो ये भगवान महावीर का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी जो है ना इनका जन्म दिवस को
महावीर जयंती के रूप में तथा उनके निर्वाण दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये शिमला में है, ठीक है ना, शिमला में है। चलिए उसके बाद देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो 1954 में जो है आपको याद होगा ये सीवी रमन को दिया गया था, ठीक है ना। तो सीवी रमन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, मिलान करना है, निम्न में से यहाँ से मिलान करके राइट आंसर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए फटाफट। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको याद होगा 1951 से 56। अच्छा उसके बाद देखिएगा वार्षिक योजना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा रोलिंग प्लान मैं आपको बता देता हूँ 1978 से 80 के बीच रहा था रोलिंग प्लान। यहाँ पर देखिए 79 ही दिया गया, कोई नहीं हम मिला लेते हैं। और देखिए रोलिंग प्लान जो है ना पूछा जाता है किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है रोलिंग योजना जो है ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू किया गया था। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।